हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म A1IS पे आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हुए क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद आज 15 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है। मणिपुर में अब प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। इस बारे में मैंने कल आपसे बात करी थी कि ऐसा हो सकता है और अब हो चुका है। ये चीज आपने सुन ली होगी। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले मैंने आपको मैराथन प्रोवाइड कर दिया है जनवरी मंथ का। तो जिसने भी नहीं देखा है मैराथन जनवरी मंथ का, पूरे पूरे जनवरी का मैराथन है, ये सारे करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे, उसे जरूर देखेंगे। ठीक है। और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूं आपके लिए। संडे को वीडियो आपको मिल जाएगी किस चीज से रिलेटेड, मिलिट्री एक्सरसाइजेज से रिलेटेड। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसमें आना ही आना है। ठीक है, उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सारे अपडेट के साथ मिलेगा, तो उसे जरूर देखेंगे। ठीक है, अभी देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्या है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू समन पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट को समन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को दायित्व दिया गया है। कौन से आर्टिकल के अंदर ये दायित्व दिया गया है, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 85। ठीक है, और अगर प्रिसाइजली मैं बोलूं तो आर्टिकल 85 सब क्लॉज 1, है ना। आर्टिकल 85 सब क्लॉज 1। आर्टिकल 85 सब क्लॉज 2 में क्या बात करते हैं, प्रोरोग करने की, कि प्रेसिडेंट के पास पावर है सेशन को प्रोरोग करने की। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि मैं मणिपुर की सिचुएशन बता रहा था कि वहां पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कोई भी दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, वो ब्रीच कर दिया गया है मणिपुर के अंदर। ठीक है, क्योंकि वहां पे दो सेशन हुए हुए अभी 6 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं और अब वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एक तरीके से वहां पे फेल साबित हुई है। ये चीज आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं। वहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहा है। सारी चीजों के ऊपर हम लोगों ने काफी विस्तार से कल डिस्कशन किया है। ठीक है, अभी देखो तो आर्टिकल 85 सब क्लॉज 1 में दिया हुआ है कि कोई भी दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि एक साल में 3 बार सेशन होंगे, जो आपको हमेशा देखने को मिलते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। ठीक है, पर आपको ध्यान रखना है ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि 3 बार सेशन होगा। बस इतना लिखा गया है कि दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये चीज लोकसभा राज्यसभा में भी लागू होती है यूनियन के केस में, और स्टेट के केस में भी लागू होती है। वहां पे गवर्नर क्या करता है, समन करता है स्टेट लेजिस्लेचर को। ये आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 174 सब क्लॉज 1 के तहत। ठीक है, तो चीजों को समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। आर्टिकल 85 सब क्लॉज 1 आपका यूनियन के केस में हो गया और आर्टिकल 174 सब क्लॉज 1 आपके स्टेट के केस में हो गया। यहाँ पे गवर्नर समन करता है स्टेट लेजिस्लेचर को। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। इस टाइप से आपको चीजों को कवर करते हुए चलना है। क्वेश्चन 1 आपका कवर हो गया। क्वेश्चन सेकंड, विच इंडियन कंपनी इज मैनेजिंग स्लैश ऑपरेटिंग द चाबहार पोर्ट। इसके टर्मिनल्स को कौन मैनेज ऑपरेट कर रहा है, कौन सी इंडियन कंपनी कर रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंडर में आती है। ये गवर्नमेंट कंपनी है, आपको पता ही है ना। और यही मैनेज क्या कर रही है, यही मैनेज कर रही है आपका आईपीजीएल ही मैनेज कर रही है आपका सितवे पोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है। और सितवे पोर्ट कहाँ पे है, इसके बारे में बात हो चुकी है। ये है म्यांमार में। म्यांमार में कहाँ पे, म्यांमार में है ये रखाइन स्टेट में। रखाइन स्टेट में ही अभी अराकन आर्मी ने कब्जा कर रखा है। अराकन आर्मी के बारे में आपने सुना होगा, जो कि वहां की जो स्टेब्लिशमेंट है उसका विरोध कर रही है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझ में आ गया। रखाइन स्टेट में है, कौन सी रिवर के ऊपर, तो कालादान रिवर वहीं से होके गुजरती है। आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आपको कवर करते हुए चलना है। कौन सा रिवर है, रिवर कालादान रिवर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कालादान रिवर। इस तरीके से चीजों को समझते हुए चलना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स। पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स फाउंड ऑन द ओशन फ्लोर आर रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। ठीक है, पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स के बारे में आपसे पूछा गया है किसमें से कौन, इनमें से इन चारों में से कौन कौन से मिनरल्स पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स में पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है मैंगनीज, निकल एंड कोबाल्ट। फर्स्ट, सेकंड एंड थ्री। तो करेक्ट आंसर हो गया 1 2 एंड 3। ये 1 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कॉपर नहीं पाया जाता है, फर्स्ट सेकंड 3 पाए जाते हैं। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आ जाए। अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड सोच रहा है, उसने जो बैन लगा रखा था डीप डीप सी में माइनिंग करने से रिलेटेड, अब वो उस बैन को हटाने वाला है। ठीक है,
हाई सीज में माइनिंग करने से रिलेटेड जो उसने बैन लगा रखा था अब उसको हटाने वाला है। तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं डीप सी में, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो वहां से क्वेश्चन निकल के आ सकता है। ठीक है, ऑलरेडी कई सारे पीसेस एग्जामिनेशन में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सारी चीजें डिटेल में मैंने कल के करंट अफेयर्स में कराई है, जाकर उसे जरूर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डोकरा आर्टवर्क। डोकरा आर्टवर्क कल बताया था, है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इमैनुअल मैक्रोन को ये गिफ्ट दिया है, डोकरा आर्टवर्क से रिलेटेड कुछ दिया था उनको। यही पूछा गया है, डोकरा आर्टवर्क अ ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट इट इज अ फॉर्म ऑफ मेटल कास्टिंग यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। मैंने बताया था कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स का यूज करके इसे बनाया जाता है डोकरा आर्टवर्क, तो फर्स्ट इज करेक्ट, है ना। सेकंड, इट इज प्राइमरली प्रैक्टिस बाय ट्राइबल कम्युनिटीज इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। छत्तीसगढ़ में भी क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरली इसे बनाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ का ही जो आर्टवर्क है उसे दिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा, कहाँ पे, क्या बोलते हैं, इमैनुअल मैक्रोन को, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, द आर्टवर्क ऑफन डिपिक्ट्स थीम फ्रॉम नेचर, फोकलोर एंड ट्राइबल लाइफ, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, म्यूजिक बजाते हुए, ये सारी चीजें जो है वो इस आर्टवर्क में दिखाई जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अगेन बी इज द करेक्ट आंसर, ये चीज आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं, लेक करीबा। लेक करीबा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन मेड लेक इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। ठीक है, तो लेक करीबा कौन से दो कंट्रीज के बीच में है, तो इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में है, क्योंकि कल मैं आपको बताया था कि जिम्बाब्वे के जो मिनिस्टर थे उनके साथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की मीटिंग हुई है, कहाँ पे, एरो इंडिया एक्सपो 2025 में, जो कि कहाँ पे हो रहा है, जो कि हो रहा है बेंगलुरु कर्नाटका में, जहाँ पे हम लोग क्या शो करते हैं, हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को शो करते हैं और एयरफोर्स से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज है हमारे पास उसको शो करते हैं पूरे वर्ल्ड को, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया, लेक करीबा किसके बीच में है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनमेड लेक है और एक तरीके से लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम भी इसे कहा जा सकता है ना। लार्जेस्ट लेक बाय सरफेस एरिया पूछा जाए तो कोई और है, बट लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम पूछा जाए तो कौन है, तो है आपका लेक करीबा, ये चीज आपने ध्यान रखना है। ठीक है, लेक करीबा, और कौन से रिवर पे है, जम्बेजी रिवर पे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, जम्बेजी रिवर पे है। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों ही कंट्रीज यूज करती हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है। अब हम लोग चलेंगे आज के करंट अफेयर्स पे। पहला देखिए, सुप्रीम कोर्ट टू हियर वैलिडिटी ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट लॉ ऑन Feb 19 अ डे आफ्टर इनकम्बेंट राजीव कुमार रिटायर्स। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता रखा अभी तक कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कौन, राजीव कुमार। ठीक है, अब वो रिटायर होने वाले हैं कब, 18 फरवरी को, ये चीज आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया गया था, किस चीज से रिलेटेड, जो भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा रोल होता है, जो डोमिनेंट रोल होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को कमिश्नर्स को अपॉइंट करेगी तो हम लोग कैसे इंश्योर करेंगे कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो बाइस्ड नहीं है ना, बहुत ज्यादा चांसेस हो सकता है कि वो बाइस्ड हो। तो इस चीज से रिलेटेड ही एक केस डाला गया था, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट प्रशांत भूषण, इनका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ये केस डाला गया था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की तरफ से, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एडीआर जो इंफॉर्मेशन, एडीआर जो है इनके बारे में आप जानते होंगे, ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और वीवीपैट वाला जो मामला था, आपका इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो मामला था, ये सारे इन लोगों ने ही सॉल्व करवाया, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं कराया, एडीआर नहीं कराया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन्होंने ही केस डाला था कहाँ पे, आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसको अभी पोस्टपोन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग 19 तारीख को ये चीज चूज करेंगे। ठीक है, बट 18 तारीख को तो कौन रिटायर हो रहे हैं, श्री राजीव कुमार जी रिटायर हो रहे हैं। तो अब इनकी जल्दी ये है कि भाई अर्जेंटली आप इसको हियर करो, क्योंकि वो रिटायर होंगे तो तुरंत किसी का अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट करने से पहले ही आप एक बार डिसाइड करो इस मामले में, ताकि अपॉइंटमेंट हो ही ना पाए उससे पहले कुछ अच्छा फैसला आ जाए, मतलब इन लोगों के पक्ष में फैसला आ जाए। ये है कहना प्रशांत भूषण जी का, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की 2024 में रूलिंग आई थी, जिसमें कहा गया था कि जो भी इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे उनके अपॉइंटमेंट में जुडिशरी का भी रोल होना चाहिए, जैसे कि सीबीआई में होता है। ठीक है, मतलब यूनियन मिनिस्टर गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से भी होना चाहिए और जुडिशरी की तरफ से भी होना चाहिए। बट हमारे देश में कानून लाके उनको, जुडिशरी को बाहर कर दिया गया, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कि नहीं भाई आप नहीं आ सकते। ठीक है, और एक बात देखने वाली ये भी है कि जुडिशरी जब खुद के अपॉइंटमेंट पे बात आती है तो पूरा अपना एक्सक्लूसिव रखना चाहते हैं कि नहीं,
के पास ही पूरा पूरा राइट्स, एक्सक्लूसिव राइट रखना चाहते हैं कि जो भी जिसको भी हम चूज करेंगे वही सिर्फ जज बन पाएगा, ठीक है। हम लोग जो 4 लोग जज चूज करेंगे वही सिर्फ जज बन पाएगा, बट वो इलेक्शन कमिश्नर में, है ना, उनको दखल देना है, उनको चाहिए कि अब उसके सिलेक्शन में भी हम होने चाहिए, ठीक है। अब इसको दोनों तरफ से आप देख सकते हो, क्योंकि जो हमारा जुडिशरी है, जुडिशरी खुद ही में कोई भी रोल नहीं होता किसका, ना हमारे लेजिस्लेचर का होता है, हमारे पार्लियामेंट का कोई भी रोल नहीं होता है इनको चूज करने में, ठीक है। और दूसरी तरफ ये जो हमारे दूसरे इंस्टीट्यूशन है वहां पे एक तरीके से दखल भी देना चाहते हैं, तो मतलब दोनों तरफ से ये हमें सोचना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन जो भी है उस पर भी काफी सवाल ऐसे उठेंगे, ये भी बात करेक्ट है कि अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी तो, है ना, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जब भी इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक सेलेक्ट कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। अब इस सेलेक्ट कमेटी में कौन होता है, यहाँ पे सारा विवाद स्टार्ट हो जाता है। सेलेक्ट कमेटी में कौन है, सेलेक्ट कमेटी में है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, पीएम ऑफ इंडिया, एंड एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। और कौन है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है और लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन एक है और यहाँ पे मेजोरिटी रूल से एक तरीके से जो भी चीज है मेजोरिटी जिसकी होगी उसी की चलेगी यहाँ पे, है ना। और यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से 2 लोग हैं, तो ऑब्वियसली ये लोग भारी पड़ते हैं, तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन की आवाज कहीं ना कहीं दब जाती है ना। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए जुडिशरी ने भी सोचा था कि भाई हमारा भी रोल रहेगा, ताकि एक तरीके से इलेक्शन कमिश्नर्स का बिना बायसनेस के अपॉइंट हो पाए और वो अच्छा काम करेंगे और फिर लोगों का विश्वास भी उसे बढ़ेगा, जो कि बात सही भी है, ठीक है। बट हमें दोनों चीज देखनी पड़ेगी, जुडिशरी में भी हमें आई थिंक पार्लियामेंट का रोल होना चाहिए और इलेक्शन कमिश्नर्स में भी जुडिशरी का रोल होना चाहिए, तभी जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वो मजबूत हो पाएंगे, है ना। नहीं तो इलेक्शन कमिश्नर्स में क्या हो गया, इलेक्शन कमीशन में एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत हो रही है और जुडिशरी में तो जुडिशरी ने अपना, कुछ जजेस ने अपना पूरा बना के रखा ही हुआ है, ठीक है। तो यही पूरा मामला था, वही चल रहा है यहाँ पे। तो इसको पोस्टपोन करके अब इस पे हियरिंग होगी 19 तारीख को, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। अभी क्या कहा गया था, अभी कहा गया था कि जब 2024 में सुखबीर सिंह संधू एंड गणेश कुमार का अपॉइंटमेंट हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोग चले गए थे कि भाई आप इनके अपॉइंटमेंट को फ्रीज कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने करने से मना कर दिया था कि भाई हम लोग फ्रीज क्यों करेंगे, ये जो व्यवस्था बनाई गई थी उसी व्यवस्था के साथ ही के तहत ही तो इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है। बट अब लोगों का कहना है, अब कुछ एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का कहना है कि आप इस व्यवस्था को ही चेंज कर दो, ठीक है। मतलब इसमें आप फिर से जजेस को डालो, जो सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, उसको डालो, तभी कुछ बात बनने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन अ फर्स्ट इमिग्रेशन बिल टू हैव क्लॉजेस डिनाइंग एंट्री टू फॉरेनर्स, ठीक है। तो अब एक इमिग्रेशन बिल आने वाला है इस वाले सेशन के अंदर, ठीक है। तो अभी सेशन कौन सा चल रहा है आपको पता है कि अभी हमारा बजट सेशन चल रहा है, तो इस सेशन के अंदर हो सकता है आपको एक इमिग्रेशन बिल भी देखने को मिले, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये बिल आते ही अगर ये पास हो जाता है तो फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और द इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट 2000, ये सारे जो चारों एक्ट है, ये चारों एक्ट रिपील हो जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसकी जगह पावर में कौन आ जाएगा, उसकी जगह कानून में आ जाएगा इमिग्रेशन बिल 2025, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ आ रहा है कि नहीं। अब इस बिल को लाने की जरूरत क्या पड़ी, आपको पता है कि बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट जो है इंडिया में एक तरीके से घुस रखे हैं, ठीक है, निकलने का नाम नहीं लेते। और दूसरी चीज प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे कुछ स्टेट में एक तरीके से वायलेंस फैलाने की कोशिश करी है, मणिपुर उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। मणिपुर में कुछ दिन पहले एक यूएसए की तरफ से एक उनका पुराना सोल्जर, वेटरन उनका सोल्जर, कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी बांटता हुआ पकड़ा गया था, ठीक है। अब बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी बांटता हुआ पकड़ा गया, प्लस वो वॉयलेंस के लिए उनको गन्स ये सब भी दे रहा था। तो ये सारी जो चीज़ है वो इलीगली एंट्री कर जाते हैं कहीं पे भी, और फिर एक तरीके से वहां की व्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। साथ ही बांग्लादेशीज का भी आपने देखा कि बांग्लादेशीज भी काफी बड़े मात्रा में गलत तरीके से फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स बना के इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग सबको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों से डील करने के लिए ही इमिग्रेशन बिल की जरूरत थी, जिसे अभी पेश किया जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज होंगी, इसमें काफी स्ट्रिक्ट कानून बनाए जा रहे हैं, और एक और इसमें खास बात रखी गई है कि जो भी व्यक्ति हमारी नेशनल सिक्योरिटी
कोई लिए खतरा होगा, हमारी सोवरेनिटी के लिए खतरा होगा, हम लोग उसको इंडिया में एंटर ही नहीं करने देंगे। ठीक है, समझ लीजिए कोई वीजा लगवाना चाहता है तो हम लोग उसको एंटर ही नहीं करने देंगे इंडिया के अंदर, अगर वो हमारी सोवरेनिटी के लिए खतरा है तो। ठीक है, आपको पता है कि बहुत सारे खालिस्तानी होते हैं, पहले तो हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं और फिर जब उन्हें एंट्री लेनी होती है तो पूरा हल्ला मचाते हैं यूट्यूब पे आके कि देखो भाई हम लोग को तो एंट्री नहीं दे रहे, जैसे कि उनका हक है इंडिया में एंट्री लेना, है ना। वो लोग इसको हक समझते हैं किसी दूसरे देश में घुसना, उनको हक लगता है कि मेरा हक होना चाहिए। बट आपको पता होना चाहिए वीजा जो है ये डिस्क्रिशनरी होता है, ये आपकी जो कंट्री है, जो भी कंट्री है उसके ऊपर होता है कि भाई वो देना चाहे ना देना चाहे। ठीक है, बट हमारे जो कानून थे उसमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ऐसा कहीं पे नहीं लिखा गया था कि अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, हमारी सोवरेनिटी के लिए खतरा है, तो हम लोग उसको एंटर नहीं होने देंगे। ठीक है, बट ये नए कानून में लिखा गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश के लिए सोवरेनिटी के लिए खतरा हो सकता है तो हम लोग उसको एंट्री नहीं नहीं देंगे। और वहां पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा जो डिसाइड करेगा कि भाई इसको एंट्री देनी है कि नहीं देनी, वो बिल्कुल बाइंडिंग होगा। और उसके बाद आप कहीं पे ऐसा नहीं कि बाइंडिंग हो गया तो आप कहीं और पहुंच गए, ऐसा कुछ नहीं। उसने जो भी आपको सुना दिया कि भाई ये आप नहीं आ सकते क्योंकि आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो, तो दैट मीन्स खतरा हो, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया कि अब एक ग्राउंड रखा गया है कि अगर कोई हमारी नेशनल सिक्योरिटी सोवरेनिटी के लिए खतरा होगा तो हम लोग उसको एंटर नहीं करने देंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें प्रावधान बनाए गए हैं, अगर कोई फोर्स डॉक्यूमेंट बना के भी एंटर करता है तो उनके लिए भी सजा बताई गई है कि अगर कोई फोर्स डॉक्यूमेंट बना के इंडिया में रह रहा है तो 2 साल से 7 साल तक की सजा होगी, प्लस 1 लाख से 10 लाख तक रुपए तक का जुर्माना हो जाएगा। ठीक है, इलीगली घुसेगा तो 5 लाख रुपए तक की कैश, 5 लाख रुपए तक उसको देने पड़ जाएंगे और 5 साल तक की सजा हो सकती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इंडिया में एक बार वो आ जाते हैं या जैसे टूरिस्ट वीजा पे आ गए और फिर ओवर स्टे करने लग जा रहे हैं तो उस पर भी केस चलेगा और उस पर भी 3 साल तक की आपको सजा होनी चाहिए। ये सारी चीजें इस बिल के थ्रू पेश करने की बात करी जा रही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सारी चीज आप समझ पा रहे हो कि नहीं हो रहे पा रहे हो। इससे बहुत सारे इश्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे, खालिस्तानी वाले इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे जो कि वो हल्ला मचाते हैं इंडिया में उनको एंट्री नहीं मिलती है तो। फर्स्ट, सेकेंड चीज, मणिपुर में भी कुछ इलीगल लोग पाए गए हैं जो कि क्या बोलते हैं हथियार का यूज करते हैं, हथियार को डिलीवर करते हैं वहां के कुकी टेररिस्ट को, है ना, और एक तरीके से वहां के समाज में परेशानी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज आपकी सॉल्व हो सकती है अगर इमिग्रेशन बिल आ जाता है 2025 का। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इनटू अ पैरासाइटिक लाइफ ड्रेनिंग देम ऑफ द विल टू फाइंड वर्क, जस्टिस गवई। ठीक है, तो एक मामला पहुंचा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में बी आर गवई के पास, उसमें उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कही कि ये जो आप फ्रीवीज प्रोवाइड करते हो तो उससे जो लोग हैं वो एक पैरासाइटिक लाइफ की तरफ जा रहे हैं, जो पुअर लोग हैं वो पैरासाइटिक लाइफ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मतलब फिर वो डिपेंडेंट रहना सीख लेंगे और काम करना नहीं सीखेंगे। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तरीके से ऑब्जर्व किया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मामला पहुंचा एक अर्बन अर्बन पुअर से रिलेटेड, जो अर्बन पुअर लोग हैं जो कि काम करने के लिए माइग्रेट होते हैं दिल्ली के अंदर और फिर वहां पे वो काम तो करते हैं बट वो अपना घर वर उनके पास कुछ होता नहीं है, तो वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, नहीं तो इधर उधर ऐसे बिना झोपड़ियों के भी रहते हैं। ठीक है, तो ये मामला पहुंचा हुआ था कहाँ पे, जस्टिस बी आर गवई के पास। तो उसी में उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि इसकी वजह से उसी बीच में उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी कि ये जो पैरासाइटिक लाइफ जीने के लिए लोग तैयार हो गए हैं, किस वजह से, अगर आप जो फ्रीबीज देते हो तो उस वजह से। ये चीज किसने कही है, बी आर गवई ने कही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये रेवड़ी कल्चर के बारे में आप जानते ही हैं जिसके खिलाफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उन्होंने बोला था। ठीक है, हालांकि बोलने के बाद वो खुद से तब से लगातार ही रेवड़ियों पे रेवड़ियां बांटे जा रहे हैं और दिल्ली में उसका एक प्राइम एग्जाम्पल आपको देखने को मिला, जहां पे हमारी जितनी भी पार्टीज हैं जैसे कि आम आदमी पार्टी है ना, और आपकी बीजेपी कांग्रेस, तीनों ने ही एक तरीके से पूरा खजाना पिटारा खोल लिया अपना। ठीक है, क्योंकि कैसे भी करके बस चुनाव जीतना चाहते थे और फ्रीबीज चाहे उनको कितनी भी देना पड़े और उसको वो पूरा कर पाए या ना कर पाए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन इसको बहुत सालों से इग्नोर कर रहा था, बहुत टाइम से इग्नोर कर रहा था। पहले भी ये जो तरीका था ये प्रेवलेंट था। अरविंद केजरीवाल जब पावर में आया तो उस टाइम ये थोड़ा सा नेशनल न्यूज बनने लग गया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसे नॉर्दर्न साइड में ज्यादा करने की कोशिश की, नहीं तो साउथ में पहले भी प्रेवलेंट रहा है, ये चीज आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने बहुत सालों तक इसे इग्नोर किया, फिर 2022-23 में जाके उन्होंने ये बोला कि अगर आप इस टाइप के फ्रीबीज का बोलते हो कि अगर आप ये फ्रीबीज दोगे तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये फ्रीबीज आप ला के कहाँ से दोगे, वो पैसा आएगा कहाँ से। ठीक है, बस यही रेगुलेशन है और फ्रीबीज को रोकने के लिए हमारे पास कोई भी कानूनी सब नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आपको देखते हुए चलना है। अभी झारखंड में चुनाव हुए थे तो झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कई सारे वादे किए हुए थे जो उन्होंने थोड़ा बहुत डिलीवर भी किया और उसकी वजह से उनकी जीत। ठीक है, उसे भी फ्रीबीज ही कहा जाएगा, है ना। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाता है कि हम लोग वेलफेयर
के लिए करना चाहते हैं लोगों के, या फ्रीबीज देना चाहते हैं, कैसे डिसाइड करेंगे, है ना, कि कौन सी पार्टी सच में वेलफेयर के लिए सोच रही है पुअर के, और कौन सा फ्रीबीज देके उनका वोट खरीदने की कोशिश करिए, क्योंकि वो भी तो एक ब्राइबरी ही है अगर आप वोट खरीदते हो फ्रीबीज से, तो है ना। तो पर इसे डिसाइड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और ये सुप्रीम कोर्ट भी इसे डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या फ्रीबी है और क्या है आपका वेलफेयर के लिए। ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यही सारा मिशन, यही सारी बातें चल रही थी, तो मैंने एक बार आपको सोचा कि एक बार इसके बारे में बता दूं, है ना, कि जितने भी हमारे इलेक्शंस हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र का इलेक्शंस हुआ था, हरियाणा का इलेक्शन हुआ था, सब में ही फ्रीबी बांटी गई थी। इवन मध्य प्रदेश के इलेक्शन में भी फ्रीबी बांटी गई थी, और दिल्ली में तो एकदम प्राइम पे पहुंच गया, एकदम अलग ही लेवल पे पहुंच गया था, ये आपको देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विलफुल वायलेशन ऑन द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स कंडक्ट, ठीक है, गवर्नर्स कंडक्ट, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बता रखा था कि तमिलनाडु के जो गवर्नर है RN रवि साहब, उनके बीच में और तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट है उनके बीच में काफी कंट्रोवर्सी चलती रहती है ना, क्योंकि इस बार वो वॉकआउट कर गए थे वहां के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने बताया था क्यों वॉकआउट कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि हमारे देश का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान हो रहा है। तो यही सारा मामला पहुंचा हुआ था कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये चीज आपने ध्यान रखना है। वहां पे एक और बात निकल के आई, वहां पे स्टेट लेजिस्लेशन की तरफ से यह आरोप लगाया गया किसके ऊपर, RN रवि साहब के ऊपर, गवर्नर के ऊपर, कि भाई ये जो भी हम लोग बिल पास करते हैं उसे ये लोग रोक लेते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है और ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया, ध्यान से सुनना, ये ऑब्जर्व किया कि जो गवर्नर हैं तमिलनाडु के, वो जानबूझ के वॉयलेशन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। अभी जानबूझ के वॉयलेशन कैसे कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको समझो, यहां पे समझने वाली बात है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आप वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ते होंगे अपने पॉलिटी में, तो वैसे ही वीटो पावर ऑफ गवर्नर होता है ना, उसके पास भी अलग अलग टाइप के वीटोज होते हैं। जैसे कि अगर कोई बिल आप पास करते हैं, कोई स्टेट असेंबली पास करता है, तो वो उसको विथहोल्ड कर सकता है ना। सेकंड चीज वो क्या कर सकता है, सेकंड वो उसको रोक के उसको रिकमेंड कर सकता है कि भाई आप फिर से उसको वापस रिटर्न कर सकता है लेजिस्लेचर्स को, कि भाई एक बार आप फिर से इसमें कुछ चेंजेस करो, कर सकते हो तो, और फिर वापस से मेरे पास भेजना, ठीक है। अगर वो कुछ चेंजेस करके भेजते हैं तो गवर्नर को पास करना पड़ता है, ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन उसके पास होता है कि वो जो बिल है उसको लगता है कि इसमें प्रेसिडेंट की जरूरत है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कुछ भी ऐसा कुछ है, तो उसे प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर देता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि जो गवर्नर साहब हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत दिनों तक बिल को रोक के रखते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है 2023-24 में उन्होंने कहा कि आप इतनी देर तक रोको नहीं, इससे अच्छा वापस रिटर्न कर दो किसको, लेजिस्लेचर्स को, ठीक है। तो एक तो ये एक एक साल तक बिल को रोकते हैं। सेकंड चीज, रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न करने के बाद कानून ये है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि अगर अगर रिटर्न करने के बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर उसको दोबारा पास कर दे, आर्टिकल 200 में लिखा गया है ये चीज, कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसको दोबारा पास कर दे तो गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग है, मैंडेटरी है कि वो उसको पास करेगा, ठीक है। वो उसको कानून बनने देगा, वो उस पे एक्ट, मतलब जो भी बिल पास हुआ है उस पे उसको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। बट जो RN रवि साहब है वो क्या करते हैं, पहले तो जो भी बिल आता है उसको बहुत सालों तक विडहोल्ड करते हैं, और फिर उसके बाद रिटर्न करते हैं, और रिटर्न करने के बाद जब वो दोबारा पास होता है तो वो उसको प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के ऊपर तो कोई वो नहीं है, प्रेसिडेंट के ऊपर तो किसी की नहीं चलेगी, है ना। प्रेसिडेंट के पास चला गया तो फिर वो मामला अटका रह जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि या तो आप पहले ही क्या कर दो, पहले ही प्रेसिडेंट के पास भेज दो, पर ये क्या तरीका है कि आप पहले बहुत दिनों तक रोकते हो, उसके बाद रिटर्न करते हो, उसके बाद जब दोबारा पास कर देते हो किसी भी तरीके से, तो आप उनको ऊपर भेज देते हो, प्रेसिडेंट के पास भेज देते हो। इसी को ऑब्जर्व किया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी बात पे उन्होंने कहा कि ये विलफुल वायोलेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, किसकी तरफ से, गवर्नर की तरफ से, RN रवि की तरफ से। ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें आपको वीटो पावर ऑफ गवर्नर के बारे में पढ़ना है, और आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा, जिसमें क्या बात करी गई है, इसमें आपके वीटोज के बारे में बात करी गई है कि अगर कोई भी बिल जो है दोबारा पास किया जाता है तो गवर्नर के ऊपर मैंडेटरी है, बाइंडिंग है कि वो उसको आगे बढ़ाएगा, वो उसको पास कर देगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो RN रवि साहब है वो उसको रोक के बैठ जाते थे, वो उसको प्रेसिडेंट के पास भेज देते थे। ये चीज गलत थी, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है US सीनेट कंफर्म्स तुलसी गबार्ड एज ट्रम्प्स डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है कि ट्रम्प 2.0 में डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनी है तुलसी गबार्ड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इनको बना दिया गया है, सीनेट की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि हाँ, ये डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस होगी। आपको ध्यान रखना है, पहले डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती थी, फिर इन्होंने रिपब्लिकन ज्वाइन कर दी थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ट्रम्प की सपोर्टर रही हैं, पहले इनकी अगेंस्ट में थी, पर फिर सपोर्टर रही हैं, और इस बार ट्रम्प ने उनको काफी अच्छे तरीके से इनाम भी दिया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तुलसी गबार्ड, नाम तुलसी है, बट इनका इंडिया से कोई भी कनेक्शन नहीं है, बट इंडिया को प्रेज करती है। ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, ये
हिंदू हैं, बट ये इंडिया से इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है, इंडिया से इनका कोई भी ओरिजिन नहीं है। इनके पेरेंट्स जो थे उन्होंने सनातन धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गया होगा कि अब डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस को एक तरीके से कंफर्म कर दिया गया है यूएस के सीनेट की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है साइंटिस्ट डिस्कवर आइंस्टाइन रिंग अराउंड नियर बाय गैलेक्सी, व्हाट इट इज एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है। इस पूरे आर्टिकल में हमें जानने की जरूरत है कि आइंस्टाइन रिंग क्या होता है, जिसे पहली बार 1987 में डिस्कवर किया गया था, और उसके बाद कई सारे अभी तक आइंस्टाइन रिंग को डिस्कवर कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक रिंग है जिसे यूरोपियन एजेंसी ने इसे गैलेक्सी यूरोपियन एजेंसी ने इसे देखा है, जो कि एक गैलेक्सी का राउंड है NGC 6505, जो कि हमारे अर्थ से 590 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारे अर्थ से 590 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है, और पाया गया है कि इस गैलेक्सी का राउंड क्या है, आइंस्टाइन रिंग है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आइंस्टाइन रिंग क्या होती है, मेन मुद्दा ये निकल के आ जाता है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आइंस्टाइन रिंग है क्या। अब इसको इस तरीके से समझो कि अगर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है, हैवी मास वाला ऑब्जेक्ट है, तो आइंस्टाइन रिंग के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि वो जो हैवी मास वाला जो ऑब्जेक्ट है, वो जो आने वाली लाइट है उसको बैंड कर देता है अपनी ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, एक सर्कुलर रिंग देखने को मिलता है उस ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, हैवी मास वाला ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो ब्लैक होल भी हो सकता है, वो एक गैलेक्सी भी हो सकती है, और उसकी ग्रेविटी की वजह से जो लाइट होती है आसपास की, वो पूरी तरीके से बैंड हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और उसकी वजह से एक आपको गोल्ड रिंग देखने को मिलता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं आइंस्टाइन रिंग। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1987 में पहली बार डिस्कवर किया गया था, और उसके बाद कई सारे डिस्कवर करे जा चुके हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो भी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है वो 590 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है एक गैलेक्सी के अराउंड में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो जो ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना, कुछ भी हैवी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ब्लैक होल हो गया, कोई गैलेक्सी हो गया, कुछ और हो गया, कुछ भी हो सकता है। ये चीज आपने ध्यान रखना है। बस वो क्या कर रहा है, वो जो लाइट है उसको बेंड कर दे रहा है, उसकी वजह से एक सर्कुलर रिंग क्रिएट हो जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से समझते हुए आपको चलना होगा। आई थिंक आप इस चीज को समझ चुके होंगे। अगर आपके क्वेश्चन में आएगा आइंस्टाइन रिंग क्या होता है, तो आई थिंक आप इसको अच्छी तरीके से बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वर रणवीर अलाहाबादिया कमेंट्स ऑब्सीन अंडर द लॉ, ठीक है। तो हमें मेन चीज ये जानना है कि ऑब्सैनिटी को कैसे डिफाइन कर रखा है हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंदर। ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑब्सैनिटी के बारे में आपको पता ही है। ऑब्सैनिटी के बारे में लिखा गया है हमारे बीएनएस में, लिखा गया है सेक्शन 296 में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेक्शन 296 ऑफ बीएनएस कवर करता है किसको, ऑब्सीन को। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें सेक्शन 294 ऑफ बीएनएस में क्या किया गया है, इसके बारे में देखो कि पनिशेस फॉर, सेक्शन 294 ऑफ बीएनएस क्या कहता है, पनिशेस फॉर सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और डिस्प्ले ऑफ ऑब्सीन मटेरियल इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, ठीक है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट ही क्यों ना हो, आप यूट्यूब या कहीं पे भी कुछ भी ना डाल दो, ठीक है। व्हाट्सएप भी कुछ ना कर दो, ठीक है। कुछ भी रहेगा तो आपको उसके लिए पेनलाइज किया जा सकता है सेक्शन 294 ऑफ बीएनएस के तहत। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपको मैक्सिमम 2 साल तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है और 5,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट 2000 क्या कहता है कि अगर आप ऑब्सीन एक्ट परफॉर्म करते हुए पाए जाते हो तो आपको 5 लाख तक का आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, और 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो सेक्शन 294 ऑफ बीएनएस किससे रिलेटेड है, ऑब्सैनिटी से रिलेटेड है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको पता है कि रणवीर अलाहाबादिया ने जिस टाइप के कमेंट्स किए थे, जो हम लोग उनको समझ रहे थे, जिस टाइप से हम लोग उनको देखते थे, जिस टाइप से जो नॉर्मल पीपल हैं, नॉर्मल जो लोग हैं उनको देखते थे, उसका जस्ट उन्होंने उल्टा किया जाके इंडिया गॉट लैटिन पे, और उसकी वजह से काफी बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई। ये आपको देखने को मिली, ठीक है। हालांकि अब ये लोग सफाई देते हुए फिर रहे हैं, बट स्टिल कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। जब अगर कोई आप कानून तोड़ेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। आप कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े महान हस्ती बन गए हैं तो अब आपको आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई, कानून का डंडा आप पे नहीं चलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पीएम मोदी रिकॉल्स स्टोरी ऑफ सावरकर्स अटेम्प्टेड एस्केप फ्रॉम शिप डॉक्ड इन मार्सेले, ठीक है। मार्सले के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड कराता हूँ। मार्सले तो एक बार ये हो गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो अभी विजिट किए थे कहाँ पे, फ्रांस में, एआई समिट के दौरान। उस टाइम तो न्यूज में था ही, प्लस मैंने एक और बार आपको मार्सले का नाम बताया होगा, याद करो। ये कहाँ पे है, ये फ्रांस के, पहले ये देख लो, फ्रांस के यहाँ पे आपको साउथ में मिलेगा, ठीक है। अब मार्सले का नाम मैंने कब बताया था आपको, जब मैं आपको आईमैक कॉरिडोर के बारे में बता रहा था, ठीक है। आईमैक कॉरिडोर के बारे में बता रहा था जब मैंने आपको बताया था कि इंडिया से मुंड्रा, कांडला पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से होते हुए, इस कॉरिडोर से सामान होते हुए गुजरेगा, मतलब इस पोर्ट से सामान होते हुए गुजरेगा।
फिर मिडिल ईस्ट को कवर करेगा और उसके बाद कहाँ जाएगा, ग्रीस में जाएगा। ग्रीस में मैंने आपको एक पोर्ट बताया था, ग्रीस में मैंने आपको बताया था पायरियस पोर्ट, याद होगा आपको, पायरियस पोर्ट के बारे में बताया था। और उसके बाद कहाँ जाएगा, इटली में भी जा सकता है। इटली का कौन सा पोर्ट इसमें सम्मिलित है, इटली का पोर्ट कौन सा है, इटली का पोर्ट आपको मैंने बताया था मसीना पोर्ट है ना, इटली का पोर्ट मसीना पोर्ट। और फिर मैंने बताया था कि फ्रांस का पोर्ट भी है इसमें, फ्रांस का कौन सा पोर्ट है, मार्सले पोर्ट। तो मार्सले वहां पे भी आया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मार्सले की सिग्निफिकेंस को आपको समझते हुए चलना होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मार्सले पहली बार आपके सामने न्यूज में आया है, अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम्स में मार्सले के बारे में सुनने को मिले कि ये मार्सले पोर्ट कौन सी कंट्री से रिलेटेड है या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीज आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक घटना भी है पास्ट की, जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर सावरकर जी से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब सावरकर ने यहाँ से एक हीरोइक स्केप किया था यहाँ के बोर्ड से, हम इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या था उस टाइम, हुआ क्या था उस टाइम, जो सावरकर जी हैं उनको बंद कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्योंकि वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज कर रहे थे कहाँ पे, ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। तो मार्च 1910 में उनको क्या बोलते हैं पकड़ लिया गया था, और पकड़ने के बाद उन्हें सोचा जा रहा था कि उनको इंडिया में ले जाएंगे और फिर वहां पे उनको जेल में डालेंगे, ठीक है। तो इनको बोट में बिठाएगा, और बोट में बिठा के जब लेके जा रहे थे तो इन लोगों को फ्रांस के पोर्ट पे रोका गया। फ्रांस के पोर्ट का नाम था मार्सले पोर्ट, यहीं पे मार्सले, मार्सले में इनको ले जाया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन सबको लेके जा रहे थे एसएस मोरिया से, और यहाँ पे पीडी सावरकर ने सोचा कि क्यों ना कुछ तूफानी करी जाए, और फिर वो क्या क्या सोचा कि वो जाते हैं वॉशरूम में, वॉशरूम के अंदर जाते हैं, वहां का शीशा तोड़ते हैं और शीशा का तोड़ के वहां से एक तरीके से डाइव कर जाते हैं समुद्र के अंदर, ठीक है। समुद्र के अंदर डाइव कर जाते हैं, उसके बाद तैरते तैरते वो किनारे पे आते हैं, ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बट यहाँ पे ट्रेजेडी उनके साथ ये होती है कि वहां पे एक फ्रांस का एक सोल्जर मिल जाता है, और फ्रांस के सोल्जर को लगता है कि भाई ये कोई क्रू मेंबर है जो कि भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसको पकड़ के वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है। बट हैंड ओवर करने के बाद फ्रांस को लगता है कि भाई भारी मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये तो क्रू मेंबर था ही नहीं, है तो एक फ्रीडम फाइटर है, कहाँ का, इंडिया का। तो उसके बाद फ्रांस और जो यूके है उसके बीच में एक तरीके से बहसबाजी स्टार्ट हो जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ये मामला चल जाता है 1911 के अंदर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर, जिसने अपनी रूलिंग दी, जिसमें जिसमें इन्होंने ये कहा कि हाँ भाई ब्रिटिश जिस लोग ने गलत तरीके से लेके तो गए हैं, फ्रांस की धरती पे से गलत तरीके से एक व्यक्ति को लेके तो गए हैं, बट कुछ भी ऐसी खास रूलिंग नहीं आई जिसकी वजह से पीडी सावरकर को फिर बचाया जा सके, ठीक है। आपको पता है कि इसको हैंडओवर करने के बाद फिर इनको इंडिया ले जाया गया, और उसके बाद इनको अंडमान निकोबार आइलैंड में उस वाले जेल में डाल दिया गया, और उसके बाद 25 साल की इनको सजा भी सुनाई दी गई थी, ठीक है। फिर इस पूरी चीज को, इस पूरे इंसिडेंट की व्याख्या करते हुए वीडी सावरकर जी एक किताब भी लिखते हैं, मराठी बुक लिखते हैं, माजी जन्मथिप, ठीक है, माजी जन्मथिप नाम की एक किताब लिखते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि भाई जब मैंने ये काम किया था ना, तो उसके बाद मेरी इज्जत काफी ज्यादा बढ़ गई थी आसपास के जितने भी प्रिजनर्स थे उसके अंदर, ठीक है। मतलब लोग मुझे काफी हीरो की तरह देखने लग गए थे जब मैंने ये काम करके दिखाया था। तो ये पूरे इंसिडेंट को एक तरीके से वीडी सावरकर जी ने लिख भी रखा है, और मार्सले पोर्ट को आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना होगा, ठीक है। आज के लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है एआई कैन मेक ड्रग टेस्टिंग मोर प्रिसाइज रेलेवेंट टू ह्यूमन बायोलॉजी, ठीक है। अब इसको आप यूज कर सकते हो जब आपको मेंस में कभी लिखना हो कि एआई का हेल्थ केयर में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एआई ज्यादा प्रिसाइज कर सकता है किस चीज को लेके, ड्रग की टेस्टिंग को लेके, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई कोई ड्रग की टेस्टिंग करते हैं, कोरोना का आप छोड़ दो तो, क्योंकि कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने देखा कि 3 साल के अंदर हम लोग एक तरीके से एक डेढ़ साल के अंदर हम लोग क्या करने लगे, अलग अलग वैक्सीन बनाने को बनाई तो हमने, और उसके बाद उसको एक तरीके से लगाना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बट कॉमन अगर कोई भी बीमारी होती है तो उसमें ऐसा नहीं होता, कोई भी टेस्टिंग होने में 10-10 15-15 साल लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि लोगों पे उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें देखी जाती है। बट एआई का हम लोग क्या कर सकते हैं, एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखने के लिए कि भाई थोड़ा इन सारे प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब एआई से हम लोग इनपुट ले सकते हैं कि भाई बताओ कि लोगों पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका, ये चीज कही गई है, ठीक है। तो ये एक तरीके से फायदा हो सकता है किसी चीज का एआई का। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है कि एआई किस पे काम करता है, एआई अलग अलग इनपुट्स पे ही काम करता है, ठीक है। अगर समझ लो कि वो इनपुट्स ही थोड़े से गलत हुए, या इनपुट्स ही थोड़े से मिस्टेक हुआ, या ये इनपुट आएगा कहाँ से, ठीक है, ये जो इनपुट है इसे भी तो कहीं से मिलाना पड़ेगा ना। अगर यही इनपुट गलत तरीके से डाल दिया गया तो एक तरीके से ये जो रिजल्ट देगा वो बिल्कुल उलट दे सकता है, ठीक है। और अगर हम लोगों ने वो वैक्सीन का इस्तेमाल करने लग गए, ठीक है, तो उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को, उनके हेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ना। आपको अभी देखने को मिला होगा, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया गया था कि जो कोविड की जो वैक्सीन लगी है उसकी वजह से कई सारे लोगों को ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम देखने को मिली है, ठीक है।
तो इससे क्या होगा कि मतलब हम लोग विश्वास नहीं कर सकते कि अगर एआई के माध्यम से अगर ड्रग की टेस्टिंग होगी तो वो एक सही रिजल्ट दे पाएगी कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट स्टिल हम लोग अगर इसको इवॉल्व करें तो कुछ ना कुछ जरूर कहीं ना कहीं पे तो हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करूंगा मैं। वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताना। क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, और इस एआई से रिलेटेड जो चीज है, ये जो मैंने आपको बताई है, इसको आप अपने मेंस के एग्जाम में कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू।